डॉक्टर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजट के हवाले से कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पर वो हमारे से बात करना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। क्या हाल है जी? आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा अच्छा शो आपका जा रहा था, मैं देख रहा था। जी, बहुत और शुक्रिया। मैं देख रहा था माशाल्लाह बड़े मजे में एनालिस्ट आपके पास बैठे हुए हैं, अदील साहब, हसन साहब। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो हसन साहब की शायद मेरा ख्याल है कोई शायद मुगालता हो गया है या कोई गलत पेपर वो पढ़ रहे थे। टोटल अगर आप देखेंगे ना तो हमारा जो जो इस साल का जो खसारा रहेगा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, जी। वो रहेगा 7.6%। और ये 6,401 अरब पे ये खत्म होगा, जो रिवाइज एस्टिमेट है। और ये मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है अदील साहब के पास सुबह 3 बजे ये कमेंट्री जो मेरी पुरानी फॉर्म है इसी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, इसी की मैं भी यही एदाद-ओ-शुमार बात कर रहा था। डॉक्टर साहब ये बताइए, लेकिन अगर अगर मुझे एक मिनट कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। जी। दूसरा, इस साल का जो खसारा होगा, आपने कहा 4%, 4 नहीं है वो 7.6% था, रहेगा। और आइंदा आने वाले साल में 7.2% रहेगा। तो जो ये कमी आएगी। और खसारा जब अमाउंट के हिसाब से आप देखते हैं ना, तो हम हमेशा उसको जीडीपी के तनाजुर में देखा जाता है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी मैं आपको ये बताता, आपने ये कहा कि जी अगर महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स की किस तरीके से इजाफे होंगे। देखिए, ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं। मैं आपकी और आपके नाज़रीन की अपडेट के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें कोई तनकीद नहीं है। एक तामीरी तनकीद के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखें, ये जो होता है, ऐसा होता है आपका कि जो लास्ट ईयर आप कलेक्ट करते हैं ना, जो एफपीआर ये समझ रही है कि जून 30 जो एंड होगा 7,200 अरब ये कलेक्ट कर लेंगे। और अगले साल का जो प्रोजेक्शन है, जो इन्फ्लेशन का है, वो 21% है और जीडीपी ग्रोथ का 3.5%। ये अभी एस्टिमेट है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो 25% के करीब बनता है। और 7200 में अगर मैं 25% ऐड करूं तो ये 9,000 अरब बनता है। अब रह गए 200 अरब। 200 अरब के लिए उन्होंने क्या किया है कि कुछ सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ट्वीक किया है उन्होंने, और 1% बढ़ाने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स में कहीं कोई चीज नहीं की, बल्कि छूट दी है कस्टम ड्यूटीज में। तो मैं सिर्फ ये तस्दीक करना चाह रहा था, और कोई मेरा मकसद नहीं था। नहीं तो इसमें डॉक्टर साहब एक जरा वजाहत कर दीजिए एक बात की। आप इफेक्टिवली सर लोग 2 सवाल पूछते हैं, तो मैं दोनों आपके सामने प्लेस कर देता हूँ। आपने जो बात की, ये मैथ तो बड़ा सिंपल है सर। आपने दुरुस्त कहा कि 7,200 के अंदर अगर आप 25% अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऐड करें तो वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो बनती है। लेकिन सर मैथमेटिक्स से थोड़ा दूर हट के इसका रियल मैन प्रेशर क्या है? एक तरफ 20% इन्फ्लेशन चल रही होगी, ऊपर से आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक कि ये एक तो एंड यूजर के लिए डेट्रीमेंटल है, दूसरा इससे आप इसके अंदर टैक्स नेट बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर से एग्जिस्टिंग टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया गया। दूसरी सर जो बात लोग करते हैं वो ये है कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी है। मैं पहले एक बात का जवाब दे दूं आपकी मेहरबानी पे, दूसरा सवाल का। जी जरूर। पहला सवाल आपने कहा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर। देखिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ेगी साथ तो इसका मतलब है आप इनकी इजाफा होगा। अगर पहले मिनिमम वेज 8,000 रुपये होती थी तो अब इंशाल्लाह 32,000 की। तो ये तो आपका सप्लाई साइड है। दूसरी तरफ जो अगर जिस तबके के लिए ये मुश्किलात दरपेश आएंगी, वो आपका सोशल सेफ्टी नेट, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी, जिसको मैं कहूंगा कि जो हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या प्रीवियसली एहसास प्रोग्राम होता था, उसमें वाजे इजाफा किया गया है अराउंड 200 अरब। तो वो डिश आउट करना है, तो उस वजह से आपका प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। दूसरी तरफ मैं आपको एक थोड़ी सी और तशरीह दरमियान में ये इन्फ्लेशन आज 38% जो है ना, ये ईयर ऑन ईयर, ये क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन नहीं है, वो 19.2% है। मगर ये आज 38 जो है वो मैं समझता हूँ पिछले महीने से हम करते हैं। जी दुरुस्त बात। दूसरा सवाल सर दरमियान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट तबका है सर सॉरी मैं इसमें थोड़ी वजाहत कर दूं। आपने इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को और ये जो टैक्सेशन कलेक्शन का जो सिस्टम है, इसको आपने बढ़ाने के लिए सरकारी बंदे को तो आपने दे दिए एडिशनल पैसे, आपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसके रेट्स ज़्यादा कर दिए,
पाकिस्तान जैसे सर आप जानते हैं बहुत बड़ा तबका वो है जो डेली वेजेस का है, जो डोमेस्टिक हेल्प के अंदर है, जो हॉकर्स हैं, वो सर एंड यूजर्स हैं, वो टैक्स के भी एंड यूजर्स हैं, उन पे वो 20% इन्फ्लेशन भी पड़ेगी। जब आप उन सप्लाई चेन से 20% 30% टैक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो एंड यूजर भी उसको पड़ेगा। जो दरमियान में गरीब आदमी है सर, लोग कंप्लेन ये कर रहे हैं कि इस सारे मैथमेटिक्स के अंदर वो गरीब आदमी पिस गया है। ये अगर क्लेम ठीक नहीं है तो सर जरा वजाहत कर दीजिएगा। मैं 2-3 चीजें आपको कहूंगा। 2 चीज आपने बड़ी अच्छी बातें आइडेंटिफाई की। सबसे पहले आपने मुझे ये कहा कि एक वो मुतवसत तबका जिसको हम कहते थे कि जी वो व्हाइट कॉलर, जिसको मैं कहूंगा व्हाइट कॉलर के लिए कोई एवेन्यूज नहीं थे जिसके तहत उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। देखिए, व्हाइट कॉलर में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उसमें कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होगा। उसमें आपको कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों को फायदा होता है, वो कैश उनको मिलेगा। अब आप आ जाएं उस तबके के ऊपर जो कि मैं आपको ये कह सकता हूँ, जैसे आपका कैमरामैन होगा या कोई इस किस्म के जो लोग होते हैं, हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं। देखिए, उनका बिल्कुल जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है और मिनिमम वेज मैं से भी आपको मैं वही कर रहा हूँ, BISP में भी नहीं है और गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, उनके लिए जो मिनिमम वेज की आप रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं। अब देखें, एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बढ़ा देगी, मगर अगर प्राइवेट सेक्टर पे मैं और आप अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, मैं सबसे पहले चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। जब मैं अब तो खैर मैं गवर्नमेंट की तरफ से हूँ तो मैं नहीं कहता, वरना मेरी फर्म में मिनिमम वेज लास्ट ईयर से 35,000 और हम बोनसेस वगैरह मिला के 42 देते थे। तो ये तो एक हमें जिम्मेदार शहरी की हैसियत से देखिए, एग्रीकल्चर ने इस मरतबा जितना माशाल्लाह। सर लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, अगर आप 1 मिनट इजाजत दें। जी सर आपकी बात दुरुस्त है, इसमें सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा ज़रूरी है, लोग पूछते हैं कि क्या ये एक आउटगोइंग गवर्नमेंट का रडरलेस बजट है जो सिर्फ 12 महीने देख रहा है, या क्या ये किसी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी प्लान का पहला स्टेप है? जितने भी सर दीगर इकोनॉमिक एक्सपर्ट से हमने बात की इसी प्रोग्राम में लाइव, शायद आप भी सुन रहे होंगे, अभी हम किसी से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उन सब का ये कहना है कि ये किसी प्लान की इब्तदा नहीं है, ये कोई इकोनॉमिक रिकवरी प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक इलेक्शन बजट है या एक अनरियलिस्टिक बजट है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आप उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो भी चीज मैं और आप करेंगे उसके एक पैरामीटर होता है, ठीक है ना। आज आप इस शो में बैठे हैं, आप ये जो रैंप अप कर रहे हैं मेरे ऊपर क्वेश्चन, ये भी एक पैरामीटर है अपना। मैं आपको इस बजट के कुछ पैरामीटर्स बता दूं। जी सर। ये ग्रोथ ओरिएंटेड क्यों है, मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। आपने ये देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इसमें कोशिश की गई है कि छूट दी जाए, नंबर 1। और वो छूट ये नहीं है खुदा ना खाता कि मादर पितर आजाद कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके प्रॉफिट पे आपको 10% या 5 मिलियन तक की छूट दी जाएगी। तो 32 से लेके 52 इंडस्ट्रियां कंस्ट्रक्शन के साथ चलती हैं। आप उनका पहिया लेके चलेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं देखता हूँ, दूसरी तरफ अगर मैं आप आता हूँ, तो आप ये देखेंगे एसएमई सेक्टर को, जो पहले एसएमई सेक्टर की डेफिनेशन में 250 मिलियन था, उसको 800 मिलियन कर दिया गया है, जो स्टेट बैंक और एससीसीपी की थी। उनको एक वाजे कट दिया गया, उनको कहा गया कि आप मिनिमम टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं तो आप आइए। आप आ जाए आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, कहाँ कहाँ उन्होंने छूट दी है, इसको आप अगर इस बजट के पैराए में देखेंगे ना, जो है छूट दी है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे।